Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of January 2022. तो 22 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट की डेफिनेशन में ये कौन से 4 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको बताना है। पहला है पॉपुलेशन, सेकेंड है टेरिटरी, थर्ड है गवर्नमेंट एंड चौथा है सॉवरेनिटी। आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, या 1, 2, 3 and 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जरूर था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन द फॉलोइंग स्टेप्स में लीड टू एन ओवरऑल रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या करने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वो कम होगी। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, दूसरा है ग्रांटिंग एमएसपी अ लीगल स्टेटस एंड मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द कॉर्पोरेट्स। तो इनमें से हम क्या करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, इसमें आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट राइज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो रिसेंटली राइज हुआ है, आपको बताना है कि उन स्टेटमेंट्स में से कौन से उसका कारण है, मतलब कि कौन सा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देखो 2 तरीके के इन्फ्लेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रहा है फेल्ड मॉनसून एंड द रिजल्टेंट ड्रॉप इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है इंक्रीज इन एडमिनिस्टर्ड प्राइजेज ऑफ एमएसपी, चौथा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है ना। कॉस्ट पुश का आपको बताना है। आप एक बार फिर सुन लीजिए, फेल्ड मॉनसून एंड रिजल्टेंट ड्रॉप इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है इंक्रीज इन एडमिनिस्टर्ड प्राइजेज ऑफ एमएसपी एंड चौथा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है 2 and 4, 1 and 3, 1 and 4 या 2 and 3। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। एक एक करके मैं आंसर्स आपको बता देता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिए, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है ना। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट में कौन कौन से आते हैं, तो ये चारों ही याद रखेगा आपको। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट। अगर स्टेट की डेफिनेशन अगर आप कभी लिखते हैं तो ये 4 पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट को स्टेट बनने में। ठीक है ना। फिर नेशन का कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो और डिफरेंट है। नेशन में फिर वो जो लोग हैं उनके अंदर हार्मनी, पीस और इंटीग्रेशन की जो भावना है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, यानी डी आंसर रहेगा। अब दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो रिडक्शन करेगा किस चीज में, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो पहला जो है लिखा है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम मतलब अलग अलग जगह पर अगर हम प्रोक्योरमेंट की यूनिट्स बना लें तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी? बिल्कुल घटेगी, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाते हो तो वहां के लोकल मार्केट्स के को वहीं पे देना पड़ेगा, तो वहां पे लोकल जो प्रोक्योरमेंट होगा वो वहीं से हो जाएगा, वहां के डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट से। सबको एक जगह दिल्ली में या कहीं एक जगह नहीं आना पड़ेगा, तो इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बिल्कुल घटेगा। सेकंड स्टेप है लीगलाइजिंग एमएसपी, यानी ग्रांटिंग एमएसपी लीगल स्टेटस। देखो ये कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं कि लीगलाइज कर दोगे एमएसपी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सेकंड नहीं होगा, तो 1 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कॉस्ट पुश फैक्टर कौन कौन से हैं। देखो 2 होते हैं, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मतलब कि क्या होता है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी इन्फ्लेशन होता है। दूसरा है अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है फेल्ड मॉनसून एंड रिजल्टेंट ड्रॉप इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फेल्ड मॉनसून एंड रिजल्टेंट ड्रॉप इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो सप्लाई है वही कम हो गई है, सप्लाई वही कम हो गई है, और इस कारण से डिमांड के ऊपर, डिमांड को हम नहीं देख रहे, यहाँ पे सप्लाई ही कम हो गई तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। तो ये कॉस्ट पुश फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट तो और पैसा दे रहा है ना, है ना। गवर्नमेंट और पैसा दे रहा है लोगों के हाथ में, तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, इसका मतलब है कि सेकंड वाला डिमांड पुल है। सेकंड तो हट गया, जैसे सेकंड हटा तो आपको ए और डी ऑप्शन तो हट ही गया, बचा 1, 3 and 1, 4।
तो 4 देख लो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी अगर सर्कुलेट होगी, वही बात है कि ब्लैक मनी सर्कुलेशन में रहेगी, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो नहीं होगा कॉस्ट पुश। तो 1 and 3 विल बी द आंसर, यानी कि इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस ऑफ एमएसपी और फेल्ड मॉनसून, ये कॉस्ट पुश हो जाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में। मैं प्रोजेक्ट हिमांक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अपना ईयर एंड रिव्यू दिया था कि कौन कौन सी स्कीम और उसके क्या चल रहे थे, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी। तो बता देता हूँ आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, बीआरओ का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हिमांक जो है बेसिकली यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी अभी रिसेंटली, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमलिंगला पास। ईस्टर्न लद्दाख में उमलिंगला पास है, वहाँ पे बेसिकली बीआरओ का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो बना है, ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर ही बना है। ये जो रोड बनी है ना उमलिंगला पास के पास ईस्टर्न लद्दाख में, इसकी लोकेशन जरूर याद रखना, कि मैप में आपसे पूछ ले, आपको डायरेक्टली दे दे कि उमलिंगला पास कहाँ पर है, ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, इस तरीके से भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न लद्दाख में उमलिंगला पास बेसिकली दैट इज देयर, एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, एंड द रोड इज बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांक की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट हिमांक इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द बीआरओ इन द लद्दाख रीजन ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया दैट स्टार्टेड इन 1985। तो 1985 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन लद्दाख रीजन ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया एंड स्टार्टेड इन 1985, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट बीआरओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे बीआरओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, तो रोड का कंस्ट्रक्शन करना और उसका मेंटेनेंस करना, जो भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां उनको कंस्ट्रक्ट करना, ये सब काम बीआरओ देखता है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको याद रखेगा। उमलिंगला पास, मैंने आपको बताया कि उमलिंगला पास जो लोकेटेड है वो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड काफी इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है विच इज नाउ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 19,300 फीट एट उमलिंगला पास। ठीक है ना, this road at the Umlingla Pass connects the important towns of Chumar sector of Eastern Ladakh। तो ये कनेक्ट करता है important towns of the Chumar sector of Eastern Ladakh। The road is close to the line of actual control and will allow quick movement of troops and equipment। याद रखिएगा, this road is close to the line of actual control and it will allow the quick movement of troops and equipment। याद रखना ये भी वाला पार्ट। Now the Prime Minister has launched this एक दूसरा जो न्यूज़ है वो याद रखिएगा सफल के रिगार्डिंग। अब ये सफल प्रोजेक्ट क्या है, सफल और विद्या प्रवेश स्कीम, दो स्कीम्स के बारे में आपको बता रहा हूं, सफल और विद्या प्रवेश। सफल स्कीम बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। सफल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। द पर्पज इज बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8। ठीक है ना, याद रखिएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, किसका किसका, ग्रेड 3 का, ग्रेड 5 का, ग्रेड 8 का। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सफल। सफल नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग को एनालाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है, एंड इट इज फॉर अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ऑफ ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इट विल बी यूज्ड टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स एंड बेसिक लर्निंग, मतलब कि बच्चों के अंदर कितनी फाउंडेशनल स्किल्स आ गई हैं, कितना बेसिक लर्निंग आया है स्टूडेंट्स के अंदर, ये चेक करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक टेस्ट होगा, बेसिकली वही सफल है आपका। ठीक है ना, एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल है जो डायग्नोस्टिक करेगा किस चीज का, कि आप कितना सीखे हैं, बच्चे कितना सीखे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है ना, आगे देखते हैं विद्या प्रवेश स्कीम के बारे में। विद्या प्रवेश एक प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम रहेगा यंग चिल्ड्रंस के लिए। विद्या प्रवेश क्या रहेगा, प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम रहेगा यंग चिल्ड्रंस के लिए। इट विल प्रिपेयर द यंग स्टूडेंट्स टू स्कूल फॉर स्कूल एंड हेल्प देम लर्न बेसिक्स लाइक नंबर्स, कलर्स, अल्फाबेट्स। ठीक है ना, तो विद्या प्रवेश क्या है, प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम है, किसके लिए, यंग चिल्ड्रंस के लिए। एंड क्या करेगा ये यंग चिल्ड्रंस को प्रिपेयर करेगा कि वो स्कूल जाए, और प्रिपेयर कैसे करेगा, उनको बेसिक नंबर्स, बेसिक कलर्स, अल्फाबेट्स ये सब समझा करके। ठीक है ना, विद्या प्रवेश स्कीम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो सार्थक, SARTHAQ, सार्थक प्रोग्राम के बारे में है। अब ये भी एक स्कूल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम ही है। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का होलिस्टिक एडवांसमेंट होना चाहिए थ्रू क्वालिटी एजुकेशन।
देखो सार्थक के बारे में बता दूं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो आता है इसने स्टार्ट किया है सार्थक, डेवलप किया, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने डेवलप किया है सार्थक को। एंड पर्पस है सार्थक इज एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। सार्थक क्या है? इट इज एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। ये रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आ रही है ना उसके अंतर्गत ही इसको लाया गया ताकि टीचर्स का, स्टूडेंट्स का पूरा एडवांसमेंट हो सके क्वालिटी एजुकेशन के साथ। मतलब टीचर्स को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और स्टूडेंट्स को भी टीचर्स के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट्स को, यूटीज को उसमें मतलब हेल्प करेगा ताकि टीचर ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा प्रोग्राम मिल सके, स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे, है ना। और सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन सके स्टूडेंट्स के लिए। और टीचर्स के लिए भी ऑब्वियसली बात है, टीचर्स के लिए भी जब तक ऐसा सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनेगा तो उनका भी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू मीट द डाइवर्स नेशनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। मतलब ये भी है कि इसका एम ये भी है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए तैयार करना बच्चों को, है ना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगली न्यूज़ है इन्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली है कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लेनेटरी इमरजेंसी। याद रखिएगा अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लेनेटरी इमरजेंसी ये रिपोर्ट किसने निकाली है तो इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निकाला है। किसने निकाला है? इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निकाला है कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लेनेटरी इमरजेंसी। अब इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी याद रखिएगा एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इट इज एन इंटरनेशनल एनजीओ जिसका ऑफिस लंदन, वॉशिंगटन डीसी में है। 1984 में इसका फाउंडेशन हुआ था। द फाउंडेशन ऑफ दिस एनजीओ टुक प्लेस इन 1984 एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एंड कैंपेन्स अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम्स एंड अब्यूजेस। तो ये जो बॉडी है इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो एनजीओ है ये कैंपेन करती है अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम्स एंड अब्यूजेस, ठीक है ना, अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम्स एंड अब्यूजेस। Now, what are the key findings of the reports? So, the key findings of the report include the words plastic pollution threats constitutes a planetary emergency that's equal to climate change and biodiversity loss. जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो अपने आप में एक प्लानिटरी इमरजेंसी है, रिपोर्ट का कहना है, एंड ये इक्वल है टू द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है ना। और इन्होंने रिवील किया है कि एस्टिमेटेड 250 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक विल मेक इट टू द ओशन बाय 2025 एंड द नंबर कुड इंक्रीज टू 700 मिलियन टन्स बाय 2040। तो 2040 तक 700 मिलियन टन्स तक प्लास्टिक जो है वो पहुंच सकता है ओशंस में, ये इनका कहना है। सो दिस इंक्रीमेंट इन नंबर इज ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ वर्जिन प्लास्टिक्स which is the type of plastics manufactured from non recyclable materials। तो वर्जिन प्लास्टिक्स एक्चुअली में वो होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ठीक है ना। तो वर्जिन प्लास्टिक्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इनका ये कहना है कि इसके पहले एक और रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की भी रिपोर्ट थी, इसका नाम था मेकिंग पीस विद नेचर। मेकिंग पीस विद नेचर किसकी रिपोर्ट थी? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। इनका ये कहना है कि भैया एक होलिस्टिक ट्रीटी लेकर के आनी चाहिए, ग्लोबल ट्रीटी लेके के आना चाहिए जो कि पूरे लाइफ साइकिल को ट्रेस करे प्लास्टिक्स के, और उसके बाद फिर बेसिकली तभी कुछ हो सकता है। दिस इज व्हाट द सजेशन इज देयर। आगे देखिए, अमर जवान ज्योति नाउ मर्ज्ड विद वॉर मेमोरियल फ्लेम। तो अब नेशनल वॉर में आपको पता होगा, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1971 के बाद जो मार्टियर्स थे उनके लिए बनाई गई थी अमर जवान ज्योति, ठीक है ना। अमर जवान ज्योति इटर्नल फ्लेम के नाम से इसको जाना जाता है। इटर्नल फ्लेम मतलब हमेशा जलती रहती है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आपको पता होगा गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उसने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें भी थोड़ा इनकी इंटरनल जो ऑब्वियस है तो पॉलिटिक्स ने हर जगह घेर लिया है। तो अमर जवान ज्योति को जो कि 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद इनॉग्रेट की गई थी, उसको अब ट्रांसफर कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है फ्लेम से, और अब इसको फ्लेम से ले जाके कहाँ लगा दिया गया है? नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ, नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम के साथ इसको लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज हैपेंड। अमर जवान ज्योति को नाउ मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब काफी अपोज किया गया, कांग्रेस के द्वारा भी काफी अपोज किया गया, बिकॉज उन्होंने कहा कि एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति, क्योंकि यहाँ से तो अब हटा दिया ना, तो अमर जवान ज्योति की फ्लेम तो बुझ गई एक तरीके से। तो उनका ये कहना है कि एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति इज लाइक एक्सटिंग्विशिंग द हिस्ट्री, ठीक है ना, एक्सटिंग्विशिंग द हिस्ट्री।
तो उन्होंने ये कहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि वी हैव नॉट एक्सटिंग्विश्ड दिस बट वी हैव मर्ज्ड दिस विद द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो हमने इसको मर्ज कर दिया है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ, वी हैव नॉट एक्सटिंग्विश्ड एनीथिंग। तो ये उनका ये कहना है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी, बहुत इजीली आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता ही रहा हूँ आपको। दो स्टेट्स हैं विच आर प्लानिंग टू रिवाइव द सरस्वती रिवर। टू स्टेट्स आर प्लानिंग टू रिवाइव द सरस्वती रिवर। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कौन से दो स्टेट हैं। सबके दिमाग में वही है कि वही चीज इंपॉर्टेंट भी है। तो सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए दो स्टेट्स जो मिले हैं वो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। एच याद रखेगा, ये हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, दे आर द स्टेट्स जिन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम इन हिमाचल प्रदेश। लगभग 77 एकड़ पे एक डैम बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, विच इज नियर द आदि बादरी एरिया ऑफ हरियाणा, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा की यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट के पास ये सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए ये पूरी जो मुहिम है वो चलाई जा रही है दो स्टेट्स के द्वारा। और इसका दूसरा इनडायरेक्ट ये भी होगा कि यहाँ पे टूरिज्म और ये सब भी बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, लोगों को जॉब मिलेगी, कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, टू स्टेट्स जिन्होंने प्लान किया है टू रिवाइव द सरस्वती रिवर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं यहाँ पे ऑल सेट फॉर टाइगर काउंट एट बांदीपुर एंड नागरहोल। तो बांदीपुर एंड नागरहोल आपको पता है ना, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका पे है। तो अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, नागरहोल और बांदीपुर दोनों कहाँ पर आपका कर्नाटका में है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन यहाँ पे होगा। ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन होगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल वाइड एन्यूमरेशन दैट इज हेल्ड वंस इन 4 years। तो अब क्या होता है? एनटीसीए इज द बॉडी, याद रखेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द बॉडी, जो कि एस्टिमेशन करती है हर 4 साल में। टाइगर्स का एस्टिमेशन कौन करता है? टाइगर्स का एस्टिमेशन करती है एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हर 4 साल में। ये एस्टिमेशन पहले 2010 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 18 में हुआ, अब 2022 में होगा, ठीक है ना। ये पूरा इन्यूमरेशन का रिजल्ट आएगा। तो अब बांदीपुर और नागरहोल में ये एस्टिमेशन हो रहा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एम स्ट्राइप्स का यूज किया जाता है। इसमें एम स्ट्राइप्स का यूज किया जाता है। एम स्ट्राइप्स का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मॉनिटरिंग, यहाँ पे हाईलाइट कर दो पहले, हाँ, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। ये एक ऐप है, एम स्ट्राइप्स एक ऐप है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है एम स्ट्राइप्स का, याद रखिएगा। आई थिंक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एम स्ट्राइप्स क्या है। तो एम स्ट्राइप्स इज बेसिकली ए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ऐप, एंड ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं रॉन्ग रेमेडी। अब ये जो लिखा है रॉन्ग रेमेडी, ये बेसिकली लिखा हुआ है आईएएस आईपीएस के रिगार्डिंग जो डेपुटेशन रूल्स में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही थी, ठीक है ना। तो डेपुटेशन रूल में चेंज करने के लिए बोल रही थी। अब डेपुटेशन रूल में है बेसिकली 1954 के कैडर रूल्स हैं, आईएएस कैडर रूल्स है 1954 के। आईएएस कैडर रूल्स 1954 का रूल 6, देखो रूल 6 है जो कि कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट से और उस ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको अमेंड कर दिया जाएगा। और अब सेंटर उसमें चाहती है कि सेंटर डीओपीटी उसमें ये सजेशन दे रहा है कि सेंटर के पास पावर होनी चाहिए कि वो अगर चाहे तो किसी भी ऑफिसर को डेपुटेशन के लिए बुला सकता है, ठीक है ना। अब इसका काफ़ी अपोज स्टेट्स कर रहे हैं। ऑथर का यही कहना है कि हाँ भैया ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात तो ये हमको ये देखनी चाहिए कि ये कोई रेमेडी नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उसका रूल चेंज करके एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करने लगे। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आर्म ट्विस्टिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कि ठीक है हमारे पास तो रूल है, हम रूल ही चेंज कर देंगे ना, आपकी हम परमिशन लेंगे ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बोलने का। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आर्म ट्विस्टिंग। सेकंड है, दिस इज हाईली अनडेमोक्रेटिक। इट इज हाईली अनडेमोक्रेटिक बिकॉज आप एक तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यू आर नॉट टेकिंग efforts to promote cooperative federalism, rather you are arm twisting and you are unitarily deciding for that, ठीक है ना। तीसरा जो ऑथर ने बोला वो ये बोला कि भैया ऑफिसर्स की भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि
they prefer remain independent and autonomous in the state governments rather going into the center, and there they do not find any power, they do not find any मतलब फोकस कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। फिर तो उनकी ऑफिसर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, दे आर ऑल्सो अनविलिंग टू गो, एंड दिस विल नॉट बी फेयर अगर आप किसी को इस तरीके से मतलब फोर्सफुली उसको जबरदस्ती इस तरह से करता है, ठीक है ना। विलिंग ऑफिसर्स को आप कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन अनविलिंग को फिर आप वहाँ पे कहाँ आपकी एफिशिएंसी ही डाउन होगी ना। तो बेसिकली दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेट। तो ये कुछ रीजंस हैं क्यों ये रॉन्ग रेमेडी है। हाँ, दूसरे तरीके से आप करो, आप रूल्स बनाओ कि मैंडेटरी रहेगा इतने % या ये रहेगा, अब वो स्टेट्स के ऊपर है कि वो कितने भेजते हैं, है ना। लेकिन अब ये चीज़ आपको कहना कि बेसिकली हम जबरदस्ती जिसको चाहेंगे उसको करेंगे, तो दैट विल बी रॉन्ग। सेटिंग सेल फॉर अ पावरफुल इंडिया जर्मन पार्टनरशिप, दूसरा जो आर्टिकल है वाल्टर जे लिंडन ने आर्टिकल लिखा है, जर्मनी के हैं ये। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बायर नाम का एक नेवी फ्रिगेट था, बायर नाम का, जो कि मुंबई में लैंड किया, और वहां पर फिर एक पोर्ट कॉल मतलब कि या तो रिफ्यूलिंग हुई होगी या कुछ मेंटेनेंस का काम हुआ होगा। तो ये चीज़ हुई थी। बायर्न नाम का, बायर्न म्यूनिख का नाम सुना है ना, बायर्न म्यूनिख एक फुटबॉल क्लब है, जर्मन फुटबॉल क्लब है। तो वही बायर्न नाम का एक नेवी फ्रिगेट था जो कि अभी पोर्ट कॉल के लिए यहाँ पे आया था, ठीक है ना। तो अब आपको ये बता रहे ऑथर ने कहा है कि ये जो है ये इंडिया जर्मन रिलेशनशिप का एक जीता जाता उदाहरण है। दिस इज द की एग्जांपल ऑफ हाउ इंडिया एंड जर्मनी आर क्लोजली रिलेटेड, हाउ इंडिया एंड जर्मनी आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, है ना, केवल बातें बनी है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी एज वेल। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जर्मनी के लिए भी, और इंडो पैसिफिक का जो मेन प्लेयर है वो इंडिया है। दिस इज व्हाट द जर्मन राइटर इज सेइंग कि इंडो पैसिफिक का जो मेन प्लेयर है कौन है, वो इंडिया है, एंड इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी टू हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि फॉर यूरोप और इंडिया, यूरोप, इंडिया और जर्मनी तीनों के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कॉमन है, जैसे कि ये तीनों ही फ्री ओपन ट्रेड रूट को बढ़ावा देना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये तीनों चाहते हैं, ठीक है ना, डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए ये भी चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ का पालन किया जाए ये भी चाहते हैं, एंड इंडिया इज अ मैरीटाइम पावर हाउस एंड ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ फ्री एंड इंक्लूसिव ट्रेड। तो इनका ये कहना है कि चूंकि इंडिया भी यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं, तो देयरफॉर बिल्कुल हम दोनों यही चाहते हैं, तो दोनों गले मिल जाए, है ना। लेकिन दो चैलेंजेस मेजर हैं जो इनका ये कहना है कि पहला तो एक ग्लोबल पॉपुलेशन, है ना। ये आपका जो मेजर चैलेंजेस है वो ये है कि ये जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो ये रीजन है कार्बन एमिशन का वो बहुत बड़ा रीजन है, चाहे वो चाइना से अगर आप देखें, चाहे आप वो इंडिया से देखें, ये सब इंक्लूड करके। तो कार्बन एमिशन के लिए उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जो कि हमको आगे के आने वाले टाइम में सही करना पड़ेगा। ओवरऑल तो बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें लगभग 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 20 ऑफ द वर्ल्ड्स 33 मेगा सिटीज यहीं पर हैं। दिस रीजन अकाउंट्स फॉर 62% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 46% ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड। तो ये सब बहुत बड़े एडवांटेज हैं। लेकिन वहीं पे कार्बन एमिशन अगर देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये भी यहाँ पे एक मेजर चैलेंज है। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पर बोली है। इसके बाद 2 एक्सरसाइजेस का नाम लिया था ऑथर ने, जिसमें कि एक सी गार्डियन एक्सरसाइज है। सी गार्डियन एक्सरसाइज जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और नाटो ने ये सी गार्डियन की थी, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी में ऑपरेशन सी गार्डियन, जिसमें यूरोपियन यूनियन और नाटो था। और दूसरा ऑपरेशन एटलांटा, जिसमें कि फॉर्मली यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, EU नेव फॉर यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, ठीक है ना। एंड इसमें सोमालिया ये कहाँ पे थे, अरेबियन सी वाले रीजन में, ठीक है ना, अरेबियन सी वाले रीजन में, ठीक है। तो दैट EU नेव फॉर ये था आपका ऑपरेशन एटलांटा, ये आपका था ऑपरेशन एटलांटा, इसको याद रखेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ऑथर ने यही कहा कि फाइनली हमको एक चांस मिला है कि हम एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ सकें। अभी जो नेक्स्ट ईयर जो इनका ऑथर का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास, इस साल जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी होल्ड करेगा, और नेक्स्ट ईयर जो G20 है वो फ्रॉम दिसंबर 2022 दिसंबर से जो पूरा प्रेसिडेंसी है इंडिया एज्यूम करेगा G20 की। तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है कि G20 G7 को एक करके, और स्पेशली EU के साथ मिल करके, स्पेशली जर्मनी के साथ मिल करके इंडिया आगे बढ़े। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया जब मैंने ऊपर बताया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बनाने का चल रहा है, 125th बर्थ एनिवर्सरी आप सबको पता होना चाहिए, है ना। आई थिंक 1897 में उनका जन्म जो हुआ था वो 1897 में हुआ था,
दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। और 125th बर्थ एनिवर्सरी, मेंस में तो क्वेश्चन पक्का ही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। 1942 में इनको नेताजी का टाइटल मिला था इन जर्मनी बाय द सोल्जर्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, नेताजी उनको कहा गया था। बोस इज क्रेडिटेड विद द वेरी फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसको मतलब है। एंड इन्होंने पहले थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था, ठीक है ना। एंड इसके अलावा 1938 का सेशन आपको याद होगा, 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था जिसको इन्होंने लीड किया था। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन था, वहाँ पर भी कांग्रेस के सेशन में ये जीत गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। तो उसी के बाद इनकी थोड़ा मतलब अनबन हो गई थी महात्मा गांधी के साथ, फिर इनको छोड़ के जाना पड़ा। फिर इन्होंने 1939 में एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी भी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। 1939 में ही बनी थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई गई थी। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 1938 में जो इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी उसके भी ये चेयरमैन थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बनाया था, चेयरमैन बनाया था। इकोनॉमिक जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी की प्लान कैसे होंगे, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें भी कुछ आपको याद रखनी है। आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA का तो आपको पूरा इनका पता ही है। इसमें एक याद रखेगा, एक महिला बटालियन, इन्होंने एक फीमेल बटालियन बनाई थी जिसका नाम था रानी झांसी बटालियन, ठीक है ना। तो उसमें एक स्पेशली फीमेल बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम था रानी झांसी बटालियन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बता दूं कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने डिमांड की है मेघालय के जो रूट ब्रिजेस हैं, याद रखिएगा मेघालय के जो रूट ब्रिजेस हैं उनके लिए क्या मांगा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मांगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मांगा है। किसके लिए मांगा है, जो मेघालय के रूट ब्रिजेस हैं। मेघालय में ये रूट ब्रिजेस काफ़ी फेमस है। मैं आपको बता दूं क्या होता है कि एक लिविंग रूट ब्रिज होती है, मतलब कि वो जिंदा रूट ब्रिज होता है जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज के रूप में काम करता है। कैसे बनता है, जैसे मान लो ये रूट्स उसमें यहाँ पे प्लायबल रूट्स रहते हैं, तो उन रूट्स को इस तरह से खींच करके रिवर के क्रॉस फैलाया जाता है, फिर उसको टाइम दिया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए और मतलब स्टेबल हो जाए। तो ये किया जाता है। तो रूट्स के थ्रू लिविंग सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इन रूट्स को रबर फिक्ट्री, एक होता है रबर फिक्ट्री जिसको फीकस इलास्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीकस या फाइकस एलास्टिका, ठीक है, फाइकस एलास्टिका। ये बेसिकली रबर प्लांट होता है जिसका यूज़ किया जाता है और इसी को खींच करके वहाँ पे बनाया जाता है। फिर रूट्स को अलाउ किया जाता है टू ग्रो एंड स्ट्रेंथन ओवर टाइम, ठीक है ना। तो टू ग्रो एंड स्ट्रेंथन ओवर टाइम ये बेसिकली यहाँ पे कोशिश की जाती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं अगर तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो अभी ऐसी कोई खास न्यूज़ यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। बेसिकली इंडिया सीरीज हार गया अफ्रीका से और दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।